कवि दुष्यंत कुमार लिखते हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप उम्मीद की बात देख रहे हैं। हम सब में एक पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ करने का जज्बा, एक तेल से भीगी हुई बाती। ज़रूरत है तो उम्मीद की एक चिंगारी की, ताकि हम हिंदुस्तान के इस पूरे जहां के कोने कोने को अपने अंदर के प्रकाश से रोशन कर सकें। और लीजिए, हमेशा की तरह हम भी सुबह सवेरे हाजिर हैं आपको उम्मीद की डेली डोज देने के वास्ते अपने इस शो उम्मीद की बात के जरिए। शो जिसमें हम बताते हैं देश भर से और कई बार विदेशों से भी आ रही उन खबरों के बारे में जो कोविड की सेकेंड वेव के बीच राहत, मुस्कान और मदद का बायस बन रही हैं। खबरें इंडिविजुअल्स की, परिवारों की, संस्थाओं की, संगठनों की और मुहिम की। पहली उम्मीद की बात एमपी के श्योपुर से। हर शहर की तरह यहाँ भी कोरोना मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से हलकान है। ऐसे में रेस्क्यू बनकर आए हैं पंक्चर की दुकान चलाने वाले रियाज। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कुल 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को सौंप दिए। इसके बाद 60 साल के समाजसेवी रियाज का खुद का काम ठप पड़ गया। यूं तो रियाज बरसों से जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की इस दूसरी वेव के दौरान जब अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने खुद के पास मौजूद सिलेंडर तो दिए ही, साथ ही कई और सिलेंडर्स भी दूसरी जगहों से इकट्ठे कर प्रशासन को उपलब्ध करवाए। उम्मीद की दूसरी बात विदेश में रह रहे प्रभात सक्सेना के मार्फत। प्रभात कतर में रहते हैं, ऑयल इंजीनियर हैं और मूलतः बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। लेकिन भारत के लिए कुछ करने की चाह के चलते उन्होंने 2004 में सृजन एक सोच नाम के एनजीओ की शुरुआत की। ये संस्था गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए काम करती है। कोविड के चलते पिछले साल से इन्होंने इस महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद का भी अपने दोस्तों और संस्था से जुटे लोगों के साथ बीड़ा उठाया कि उनकी मदद करें। कोरोना महामारी के लिए काम कर रही इनकी टीम का नाम है बीट कोविड विद सृजन। इस टीम के 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स दिन रात कोविड मरीजों के लिए ज़रूरी हॉस्पिटल बेड, दवाइयाँ, इंजेक्शन और ऑक्सीजन जैसी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। सृजन के लिए काम करने वाले लोग पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर प्रामाणिकता जांचते हैं और फिर आवश्यक वस्तुएं ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जरिए अब तक ये संस्था लखनऊ, राठ, हमीरपुर, बाराबंकी और आसपास की जगहों पर 100 के करीब ऑक्सीजन बेड तैयार कर चुकी है। साथ ही लखनऊ और बुंदेलखंड के आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को ये टीम भोजन भी उपलब्ध करा रही है। सृजन संस्था के द्वारा दूर दराज के गाँव के हॉस्पिटल्स तक रेमडेसिविर दवाइयाँ और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाए जा रहे हैं। सृजन सहयोगी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला कंसंट्रेटर को लेके मेरे कोविड पेशेंट के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहती हूँ और बहुत आपकी आवाज़ है। तो आपकी वजह से हमारे पास आज 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से हम कोविड से लड़ने जैसी महामारी फैली हुई है कोविड की और ऑक्सीजन की जिस कमी से हम लोग जूझ रहे हैं, उसमें आपका दिया गया ये डोनेशन बहुत बड़ा योगदान है कि हम जिंदगियों को बचा पाएँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सृजन एक सोच एनजीओ का, जो इस समय इस व्यापक आपदा जो आई है कोविड-19 की महामारी की, उसमें उन्होंने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रावल के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए मरीजों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराए हैं। ये ऐसा समय है कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि संस्था के डायरेक्टर का कहना है कि हमें फंड की कमी रहती है, जिसके चलते हम टियर 3 इलाकों के अस्पतालों में मदद पहुंचाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। यदि आप इस संस्था से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको प्लाज्मा, खाने की समस्या या ऑक्सीजन की समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम पे से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम यूपी के बुंदेलखंड और लखनऊ के आसपास की जगह पे 100 कंसंट्रेटर भेज के लोगों की मदद करेंगे। इन सब के लिए हमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे दी गई मिलाप के लिंक पे प्लीज़ डोनेट करिए। उम्मीद की बात में अब कुछ ऐसी खबरों की बात करें जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिली। पहली मिली एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के इंस्टाग्राम हैंडल से। रोटी बैंक फाउंडेशन मुंबई की एक संस्था जिसे पूर्व पुलिस कमिश्नर डी शिवानंदन चला रहे हैं। वैसे तो ये संस्था शादी, पार्टी वगैरह में बचे हुए खाने को ज़रूरतमंदों के पास डाइवर्ट करने का काम करती है, लेकिन महामारी के इस दौर में ये खुद भी भोजन बनाकर ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांट रही है। रोटी बैंक फाउंडेशन के ऐसे ही एक कार्यक्रम से जैकलीन भी जुड़ी
अपनी इंस्टा पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए बाकी लोगों से भी मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। दूसरी जानकारी हमें मिली हेमकुंड फाउंडेशन के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से। 1 दशक से ये संस्था दिल्ली में स्कूल चला रही है। दुनिया भर में इनके 12 से अधिक गैर लाभकारी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। कोविड-19 के दौरान ये कई तरह से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हेमकुंड फाउंडेशन के इस लेटेस्ट ट्वीट से पता चलता है कि ये गुरुग्राम में एक ऑक्सीजन सेंटर का निर्माण लगभग पूरा कर चुके हैं। इस ऑक्सीजन सेंटर में एक बार में 500 मरीज भर्ती हो सकते हैं। संस्था इस सेंटर में भोजन और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुफ्त में उपलब्ध करवाती है। ऑन माई राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगेंगे फॉर पेशेंट्स जो इतने क्रिटिकल नहीं है। सो वील कैटर टू एवरीवन, क्रिटिकल पेशेंट्स और जो इतने क्रिटिकल हैं भी नहीं। वी हैव पैंट्री फॉर आवर वॉलंटियर्स, वी हैव अ किचन एज वेल, मील्स जाएंगे यहाँ पे सबको। एंड एक टाइम पे वी कैन अकोमोडेट 500 पीपल। वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड दिस टू 1000 पीपल बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस एंड वी विल बी लॉन्चिंग दिस सून। अभी देखोगे अभी छोटे मोटे काम चल रहे हैं, वायरिंग, द पाइपलाइन फॉर द ऑक्सीजन, and we will be launching this hopefully in another 24 hours and the details will be shared soon. यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो वीडियो पर फ्लैश हो रहे लिंक पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत राकेश कुमार निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की बैरक में रहते हैं। लोधी शब्दागृह में ड्यूटी करते हैं, सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक। 13 अप्रैल से आज तक 1100 से अधिक मृतकों के अंतिम संस्कार में वो मदद कर चुके हैं। खुद 50 से अधिक चिताओं को मुखाग्नि भी दी और इन दिनों न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोविड की दूसरी वेव के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्होंने 7 मई को तय अपनी बेटी की शादी भी आगे बढ़ा दी। राकेश की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को ANI ने भी रिपोर्ट किया और इंडिया टुडे के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर गौरव सावंत, ABP के पत्रकार दिबांग समेत कई लोगों ने इसके बारे में ट्वीट किया। सोशल मीडिया के माध्यम से आज की अंतिम खबर हमें मिली मोहम्मद जीशान अयूब के इंस्टाग्राम पोस्ट से। अधिकांश लोगों की तरह जीशान के मन में भी एक सवाल था कि इस महामारी में लोगों की मदद कैसे करें। उन्होंने अपने डॉक्टर दोस्तों से बात की। दोस्तों ने जीशान को C2C2 यानी कम्युनिटी कोविड केयर सेंटर मॉडल के बारे में बताया। इसके तहत उन कोरोना मरीजों को एक साथ लाया जा सकता है जिन्हें डॉक्टर्स ने होम आइसोलेशन में रहने का परामर्श दिया। इसे ऐसे समझिए, माना 5 अलग अलग बिल्डिंग के 5 अलग अलग घरों में ऐसे कोरोना मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। तो इस मॉडल के तहत उन मरीजों को एक साथ लाया जाएगा ताकि उनसे होने वाले संक्रमण के खतरे को नियंत्रित किया जा सके। जीशान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर किया जहां इस मॉडल से जुड़ी तमाम गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। बाकी आप किसी भी क्वेरी के लिए इनकी टीम को c2c2model@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अब उम्मीद की बात को आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया की स्टोरीज आपने जानी, अब अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से आई एक स्टोरी के बारे में सुनिए। यहाँ की डाइटिशियन डॉक्टर आरती की शादी हुई, उसके तीसरे दिन अस्पताल से फोन आया कि डाइटिशियन डिपार्टमेंट के 6 साथी कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद आरती कॉल ऑफ ड्यूटी को इग्नोर नहीं कर पाई। मरीजों की रिकवरी में हम जानते हैं कि न्यूट्रिशियस और प्रिस्क्राइब्ड आहार महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसे में बाकी सभी डाइटिशियंस के कोविड संक्रमित हो जाने के बाद न केवल आरती का काम के लिए हॉस्पिटल में लौटना एक बड़ी राहत थी, बल्कि ये भी काबिले गौर है कि अब उनको करीब आधा दर्जन कर्मचारियों का काम अकेले संभालना पड़ रहा है। 5वीं उम्मीद की बात गया की रितिका सिन्हा से। डॉक्टर हैं, इनके भाई अभिनीत हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी कर अमेरिका से वापस लौटे। माता पिता गया के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और इसी के चलते कोविड की दूसरी लहर में डॉक्टर्स की इस फैमिली के पास प्रतिदिन सैकड़ों कॉल्स आ रहे थे। इन कॉल्स के बाद ये भाई बहन मोटिवेट हुए और इन्होंने rockethealth.app नाम की वेबसाइट लॉन्च की। 27 अप्रैल से ऑपरेशनल इस वेबसाइट में डॉक्टर्स और संभावित मरीजों के बीच बातचीत होती है, परामर्श होता है, सही सलाह दी जाती है। इस वेबसाइट पर मरीजों के लिए अलग अलग सेक्शन हैं। मरीज या उनके परिजन रजिस्ट्रेशन करवाकर अभियान से जुड़े डॉक्टर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर फ़ोन और दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से मरीजों को फ्री कंसल्टेशन देते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है हेल्थ केयर डिलीवरी में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है लंबे समय तक डॉक्टर से मिलने का या अस्पताल जाने का, उनको मदद मिल सकता है ऑनलाइन, वेब के ज़रिए, चैट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। तो हमें लगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आगे बढ़ गया है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उनको जो उनके तकलीफ़ हैं उनको सॉल्व करें। खासकर कोविड के समय में ये सबसे फास्टेस्ट तरीका था ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का। बिना लोगों को घर से बाहर निकले हुए अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। तो हमने इसीलिए ये वेबसाइट लॉन्च किया। उम्मीद की बात के आखिरी पड़ाव की कहानी है इंदौर से। इसे साझा किया हमारे पुराने साथी विनय सुल्तान ने। आप ये फेसबुक पोस्ट देखिए।
हम प्रयासों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बदलाव की ये कहानी इसी छोटी सी पोस्ट से शुरू हुई। इंदौर के रहने वाले पंकज क्षीरसागर ने ये पोस्ट 14 अप्रैल को आधी रात में की, जब कोविड के चलते उनके एक दोस्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। पंकज की ये पोस्ट उनके फेसबुक फ्रेंड चिराग शाह ने पढ़ी और मिलने को बुलाया। पंकज इंदौर के कई शासकीय अस्पतालों से सीधा संपर्क रखते हैं और चिराग अस्पतालों में जिन वस्तुओं की या संसाधनों की कमी हो उन्हें जुटाते हैं। महाराजा यशवंतराव शासकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर की उपस्थिति में इनकी मीटिंग हुई। इस दौरान पता चला कि इंदौर के कई अस्पतालों में PM केयर फंड से वेंटिलेटर तो आए हैं, लेकिन इनमें से कई अभी असेंबल होकर चालू नहीं हो पाए। ये भी पता चला मीटिंग के दौरान कि चिराग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पंकज प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, तो ये इसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। इस सहयोग के लिए ये लोग लेकर आए अपने तीसरे दोस्त शैलेंद्र सिंह को, जो सिविल इंजीनियर हैं पर काम मशीनों का करते हैं। सबसे पहले ये तीनों महाराजा तुकोजी राव शासकीय अस्पताल पहुंचे डॉक्टर PS ठाकुर के साथ। डॉक्टर ठाकुर इस अस्पताल के भी मुखिया हैं। इन तीनों ने वेंटिलेटर्स को देखा। एक बॉक्स में वेंटिलेटर असेंबलिंग की ड्राइंग मिल गई, उसे दीवार पर चिपकाया, एक एक बक्से को खोला, कौन सी चीज़ क्या है ये समझा और फिर पार्ट्स जोड़ने शुरू किए। पहली मशीन तकरीबन 4 घंटे में असेंबल हो गई, प्लग इन के लिए तैयार। प्लग इन किया तो मशीन सही काम कर रही थी। देर रात तक इन्होंने 8-9 वेंटिलेटर्स तैयार कर दिए। अस्पताल के स्टाफ ने पहले से खराब मशीनें भी लाकर इनसे ठीक करवा ली। अगले दिन इन लोगों को, जो अब एक टीम की तरह इंदौर में मशहूर हो चुकी थी, एक और प्रतिष्ठित शासकीय अस्पताल सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ल का फोन आया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 3 मशीनें ठीक हुई, इसके अलावा 1 दर्जन मशीनें इंस्टॉल भी हुई। फिर इन्हें मध्य प्रदेश के धार और शाजापुर जिले में भी करीब 5 मशीनें इंस्टॉल करने का मौका मिला। वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन के माध्यम से जिंदगियां बचाने का काम ये टीम निःशुल्क कर रही है। साथ ही पिछले 4 सप्ताह से अस्पताल में बेड जुटाना, ICU, रेमडेसिविर, प्लाज्मा, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके लिए जुगत लगाना भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। अब पंकज, शैलेंद्र और चिराग की इस टीम को इंदौर के 2 शासकीय चिकित्सालयों की फेसलिफ्टिंग का काम भी मिल गया है। एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ये लोग पूरे अस्पताल के वार्ड्स की ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के नवीनीकरण में अपना सहयोग और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तीनों मानते हैं उन्हें ईश्वर ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ काम करने का मौका दिया और अब ये भी कोरोना वॉरियर है। आज की उम्मीद की बात में इतना ही। आखिरी में उम्मीद का संदेश। आज उम्मीद के संदेश में सुनिए अभिषेक को। फेसबुक पर बैकपैकर्स और ट्रैवलर्स ग्रुप के एडमिन्स में से एक हैं। बाकी एडमिन मेंबर्स के साथ मिलकर BATI ब्लड ग्रुप नाम की ब्लड डोनेशन कैंप की मुहिम चला रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ इनकी टीम रक्तदान के साथ साथ प्लाज्मा डोनेशन के काम में भी लग गई है। क्योंकि हमारे इस ट्रैवलिंग ग्रुप में पूरे भारत भर के लोग जुड़े हुए हैं, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक अलग ग्रुप शुरू करते हैं जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने बाटी ब्लड नेटवर्क स्टार्ट किया। बाटी ब्लड नेटवर्क में हम उन सभी वॉलंटियर्स को इनविटेशन देते हैं जो ब्लड डोनेट करके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। इस इनिशिएटिव का इकलौता मकसद दूसरों की हेल्प करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। इसमें कोई भी फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप एक ब्लड डोनर हैं और आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आखिरी में आपसे क्या कहूँ, यात्रियों का एक झुंड रेगिस्तान में भटक गया। झुंड में से 2 लोग थके प्यासे एक बड़े रेत के टीले पर चढ़ने लगे। उन्हें आगे एक बहुत बड़ी दीवार दिखी। दीवार की दूसरी ओर से बहते पानी और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। ताज़े फूलों की खुशबू उन तक आसानी से पहुंच पा रही थी। दीवार के और करीब जाने पर फलों से लदी पेड़ की ऊंची शाखाएं उनके कांधे को छू रही थी। पहला आदमी मुस्कुराया और झट से दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। वो उन जंगलों के बीच दूसरे आदमी की नज़रों से ओझल हो चुका था। दूसरा आदमी भी मुस्कुराया और वापस रेगिस्तान की तरफ लौट आया, अपने खोए हुए साथियों की तलाश के लिए, ताकि उनको साथ लेकर इस जगह आ सके, अपनी प्यास बुझा सके। हमें वो दूसरा आदमी बनना है, सबको अपने साथ लेकर चलना है। उम्मीद की बात में आज के लिए इतना ही। आपका ये दिन उम्मीदों से भरा हो और आप किसी की उम्मीद का जरिया बने, ऐसी मेरी कामना है।